एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में लिखिएगा द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड डिजॉल्व्ड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी the blood carries digested and dissolved food the blood carries digested the blood carries digested and dissolved food the blood carries digested and dissolved food to all the parts of the body to all the parts of the body to all the parts of the body where it becomes assimilated where it becomes assimilated as part of the cells where it becomes assimilated as part of the cells as part of the cells next लिखेंगे this assimilated food is used by the body cells this assimilated food is used by the this assimilated food is used by the body cells for obtaining energy as well as body cells obtaining for obtaining energy as well as for growth and repair of the body as well as for growth and repair of the body as well as for growth and repair of the body. Third point, the energy is released by the oxidation of assimilated food the energy is released by the oxidation the energy is released by the oxidation of assimilated food in the cells during respiration. In the cells during respiration. In the cells during respiration. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय अवर बॉडी the digested food which is not used by our body the digested food which is not used by our body immediately is stored in the liver by our body immediately is stored in the liver in the form of a carbohydrate called glycogen in the
form of a carbohydrate called in the form of a carbohydrate called glycogen. Full stop. This stored glycogen can be used as a source of energy This stored glycogen can be used as a source of energy by the body as and when required by the body as and when required. As and when required. अब देखिएगा एसिमुलेशन में क्या है, एसिमुलेशन में ये होता है कि किसी भी चीज़ का, एसिमुलेशन का मतलब किसी भी चीज़ का यूटिलाइज होना, किसी भी चीज़ का यूज़ होना, उसको बोलते हैं हम एसिमुलेशन। अब देखिएगा जैसे यहाँ दे रखा है, द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड एंड डिजॉल्व्ड फूड थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमुलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल्स। तो क्या होता है कि जितना भी डाइजेस्टेड फूड है और जो डिजॉल्व्ड फूड है, तो ब्लड क्या करता है, उसको बॉडी के हर पार्ट तक लेकर जाता है, और लेकर जाने के बाद में फिर वो जो फूड है वो एसिमुलेट हो जाता है। एसिमुलेट मतलब घुल जाता है एज पार्ट ऑफ द सेल्स। ऐसा लगता है जैसे कि सेल्स का ही वो हिस्सा है, तो सेल्स में मिक्सअप हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, दिस एसिमुलेटेड फूड इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये जितना भी एसिमुलेटेड फूड है जो सेल्स के अंदर घुल चुका है, ये बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के काम आता है, मतलब इससे एनर्जी मिलती है बॉडी को। और बॉडी में अगर बॉडी ग्रोइंग स्टेज में है तो उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, और बॉडी में जो सेल्स हैं, जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। ठीक है, तो ग्रोथ और रिपेयर और प्रोवाइडिंग एनर्जी, इन तीनों के काम आता है ये एसिमुलेटेड फूड। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, द एनर्जी इज रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिमुलेटेड फूड इन द सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो जब रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का लेना और उस ऑक्सीजन की हेल्प से सारे के सारे फूड का बर्न होना। ठीक, तो एनर्जी रिलीज होती है जब ऑक्सीडेशन होता है ऑफ दिस एसिमुलेटेड फूड। इसी फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अगला है द डाइजेस्टेड फूड विच इज नॉट यूज्ड बाय अवर बॉडी इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत के तुरंत जो डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी यूज नहीं करती, वो फूड कहाँ स्टोर होता है, वो हमारे बॉडी में लिवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को ये बोलते हैं जैसे एक रिजर्व फूड हो गया। रिजर्व फूड मतलब कि जब हमें भूख लगती है तो आपने नोटिस करा होगा कि एक लिमिट तक भूख लगेगी, उसके बाद अगर मान लीजिए आधे घंटे तक हमें खाना मिल जाता है तो ठीक है, 1 घंटे तक मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, फिर और 1-2 घंटे बाद लगेगी भूख। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में एक रिजर्व फूड होता है जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने लगता है। ठीक है, एक लिमिट तक लगती है ना भूख, उसके बाद फिर कहते हैं आप तो भूख ही नहीं लग रही है। तो वो क्या होता है कि जो बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्ड था, रिजर्व फूड, वो रिजर्व फूड यूटिलाइज होने लगता है। तो जो फूड जो जो जिस फूड की एनर्जी इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं होती, वो एनर्जी एक कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन, उसकी फॉर्म में हमारे लिवर में स्टोर हो जाती है, एंड इट इज यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दिस स्टोर्ड ग्लाइकोजन कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब जब हमको भूख लगती है और खाने को नहीं मिलता, उस टाइम वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। दोबारा बोलो क्या? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, वो तो, वो लिवर की बात नहीं है, वो तो पानी है। मतलब वहाँ पर जो खाना है, खाने के बारे में तो बात ही नहीं करी जाती कैमल के केस में। खाना तो जो नॉर्मल जो एनिमल्स हैं वो जितना खाते हैं उतना ही वो भी खाता है, जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। लेकिन जो ब्लैडर होता है ना, ब्लैडर टू स्टोर वाटर, वो उसमें थोड़ा सा बड़ा होता है कैमल में और एनिमल्स के कंपैरिजन में। क्यों? और उसी वजह से वो जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर जाता है विदाउट गेटिंग डिहाइड्रेटेड। तो उसकी बॉडी को बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं हूँ या आप हैं,
हम 1 गिलास पानी पी लेंगे, 2 गिलास पानी पी लेंगे, धूप में चल रहे हैं, फिर हमको तुरंत फिर से प्यास लगने लगती है, क्योंकि पूरा जो बॉडी का पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जो कैमल है, कैमल की बॉडी की ये खासियत होती है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पी सकता है एक बार में, और वो पानी उसकी बॉडी में स्टोर होता रहता है, और वो धीरे 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 करके उसको रिलीज करता रहता है। ठीक है, मतलब उसकी बॉडी को जो पानी की जरूरत होती है तो वो रिलीज करता रहता है। बेटा बताइए, बाकी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, राजनंदिनी, दिशा, क्लियर है आप लोगों को? यस सर। चलिए जी, आगे चलते हैं फिर। एसिमिलेशन था 4th स्टेप। उसके बाद 5th स्टेप आएगा इजेशन। फोर्थ स्टेप है इजेशन, जिसको हम जनरली एक्सक्रीशन भी बोल देते हैं, कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। फिफ्थ है इजेशन। A part of the food which we eat cannot be digested by our body. A part of the food which we eat cannot be digested. A part of the food which we eat cannot be digested by our body. Cannot be digested by our body. Full stop. This undigested food cannot be absorbed. This undigested food cannot be this undigested food cannot be absorbed in the small intestine. Cannot be absorbed in the small intestine. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है. सो द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन so the undigested food passes from the small intestine into a wider tube called large intestine. Into a wider tube called large intestine. Into a wider tube called large intestine. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन the walls of the large intestine absorb most of the water from the undigested food. Absorb
most of the water from the absorb most of the water from the undigested food with the help of villi. With the help of VILLI, villi, full stop. Due to this, the undigested part of food becomes almost solid. Due to this, the undigested part of food becomes almost solid. Becomes almost solid. Full stop. Becomes almost solid. Full stop. And this solid undigested food finally gets removed from the body through rectum. अब आप ये देखिएगा कि digestion में a part of the food which we eat cannot be digested by our body. पूरा का पूरा फूड जो हम खाते हैं वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है. कुछ जो हिस्सा है फूड का वो अनडाइजेस्टेड भी रह जाता है. अच्छा, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता. तो अनडाइजेस्टेड फूड एक वाइडर ट्यूब में चला जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वाइडर ट्यूब में चला जाता है. वो वाइडर ट्यूब कहलाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन. The undigested food passes from the small intestine into a wider tube called large intestine. Large intestine ही वो होती है जहाँ पर undigested food जो है वो स्टोर हो जाता है. अच्छा, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो वॉल्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटे छोटे जैसे कि फाइबर्स होते हैं. उसको विलाई बोल देते हैं. विलाई की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सारा का सारा जो वाटर है वो वाटर उसमें से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. तो फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड का जो बाकी पोर्शन बचता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड वेस्ट बचता है बस. The walls of the large intestine absorb most of the water from the undigested food with the help of villi. villi क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोटेक्शंस होती हैं. तो वो जितना भी वाटर होता है अनडाइजेस्टेड फूड में से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. तो जो बचता है वो सॉलिड वेस्ट बचता है. ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड बिकम्स ऑलमोस्ट सॉलिड. तो अनडाइजेस्टेड फूड सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बचता है क्योंकि उसमें से लिक्विड सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है. अच्छा, and this solid undigested food finally gets removed from the body through rectum. रेक्टम के थ्रू ये रिमूव हो जाता है. तो जैसे हमारा जो पूरी बॉडी है, हमारी बॉडी में जो हम फूड का इंटेक करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, तो उसके लिए माउथ बना हुआ है. ऐसे ही फूड का अनडाइजेस्टेड फूड जो रिमूव होता है बॉडी में से, उसके लिए रेक्टम के थ्रू वो रिमूव होता है. तो अमीबा की तरह नहीं या पैरामीशियम की तरह नहीं कि खाना जब एक्सेस में बॉडी में इकट्ठा हो गया जो अनडाइजेस्टेड है, जो यूज़ का नहीं है, तो बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो बर्स्ट हो गया और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल गया. उसकी तरह नहीं. हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में इनटेक के लिए, यानी कि जो सबसे पहला जो स्टेप है
सबसे पहला जो स्टेप है उसके लिए जो है इनटेक के लिए माउथ बना हुआ है, तो जो लास्ट स्टेप है इजेशन, इजेशन के लिए रेक्टम बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर है पांचों स्टेप्स इसके? बताइए बेटा। यस सर। यस सर। चलिए जी ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट इसमें छोटा सा ही टॉपिक है, ये नोट करेंगे, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज नोट करेंगे। द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। The hard outer covering of a tooth is called enamel. ENAMEL. The hard outer covering of a tooth is called enamel. Tooth enamel is the hardest material in our body. Is the hardest material Tooth enamel is the hardest material in our body. Full stop. Third point, it is harder than even bones. It is harder than even bones. The part of tooth below enamel is called dentine. The part of tooth below enamel is called dentine. DENTINE, dentine. Next point, dentine is similar to bone. Dentine is similar to bone, full stop. Inside the dentine is pulp cavity. Inside the dentine is pulp cavity. Inside the dentine is pulp cavity, full stop. The pulp cavity contains nerves and blood cells. The pulp cavity contains nerves and blood cells. Nerves and blood cells. Nerves and blood vessels लिखिए, सॉरी cells नहीं, vessels. The formation of small cavities or holes the formation of small cavities or holes in the teeth due to the action of
in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care. Due to the action of acid forming bacteria and improper acid forming bacteria and improper dental care is called dental caries. Is called dental caries. Is called dental caries. If the teeth are not cleaned regularly, if the teeth are not cleaned regularly, if the teeth are not cleaned regularly, they become covered with a sticky yellowish layer. They become covered with a sticky they become covered with a sticky yellowish layer of food particles. Sticky yellowish layer of food particles yellowish layer of food particles and bacteria cells. And bacteria cells called dental plaque. Called dental plaque. PLAQUE. अब देखिएगा डेंटल कैरीज में क्या है, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल. तो जो टूथ होता है, टूथ की जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है, जो एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोल देते हैं इनेमल. ये जो टूथ इनेमल होता है ना, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में इससे ज्यादा हार्ड मटेरियल कोई नहीं होता. ठीक, इट इज हार्डर देन इवन बोन्स. ये बोन्स से भी ज्यादा हार्डर होता है, बोन्स से भी ज्यादा हार्ड होता है. हार्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड का मतलब ये होता है कि इट इज डिफिकल्ट टू कट इट विद अ नाइफ. उसको नाइफ से काटा नहीं जा सकता. ठीक है, ये हार्डनेस की डेफिनेशन होती है. और सॉफ्टनेस इसका ऑपोजिट होता है. सॉफ्ट थिंग वो होती है विच कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ. ठीक है. द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन. तो इनेमल से जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है दांत में, उसको बोल देते हैं डेंटाइन. ठीक, डेंटाइन इज सिमिलर टू बोन. डेंटाइन बोन के जैसा ही होता है. अब इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी. पल्प कैविटी मतलब उसके अंदर पल्प होता है, कुछ सॉलिड पल्प होता है, मतलब सेमी सॉलिड थिंग होती है कुछ. द पल्प कैविटी कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. उसके अंदर नर्व्स भी होती हैं और ब्लड वेसल्स भी होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं ना दांत, तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जुड़े हुए होते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल केरीज. अगर
इम्प्रॉपर अगर हम डेंटल केयर प्रॉपर ना करें, मतलब दांतों की सफाई ना करें, और उसके अलावा जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, अगर एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया लगातार दांतों पर जमते जाएं, तो उसकी वजह से दांतों के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर जो है छोटी 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 कैविटीज़, कैविटीज़ का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के होल्स होते हैं, तो छोटे छोटे होल्स उस पर बनने लगते हैं, और उसी होल्स को हम बोल देते हैं डेंटल केरीज। सभी को क्लियर है? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए उसके बाद हम ये कहते हैं, इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली दे बिकम कवर्ड विद अ स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स। अगर उनको अच्छे से थॉरोली क्लीन ना करा जाए, दांतों को रेगुलरली क्लीन ना करा जाए, तो एक चिपचिपा, स्टिकी मतलब जो चिपक जाता है दांतों से, येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया, वो दांतों के ऊपर जम जाता है, और उसको बोल देते हैं हम डेंटल प्लाक। उसको बोल देते हैं डेंटल प्लाक, एंड दैट इज अगेन अ कॉज ऑफ टूथ डिके। वहाँ से डेंटल प्लाक से भी आपका जो दांतों का गिरना, दांतों का सड़ना, वो शुरू हो जाता है। सभी को समझ में आ गया ये? Yes, sir. ठीक है, तो जहाँ पर भी हम छोटी छोटी डेफिनेशंस कर रहे हैं ना, जैसे कि प्लाक क्या है, डेंटाइन क्या है, डेंटल केरीज क्या है, या आपका इनामल क्या है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस याद रखिएगा, क्योंकि जो नया सिस्टम आया है, अब आपका जो एग्ज़ाम्स का जो नया पैटर्न आया है, नए पैटर्न के हिसाब से नवंबर में आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो बोर्ड के ही होंगे, और वो Two मल्टीपल term चॉइस क्वेश्चन exams. होंगे। हाँ जी, 2 terms में एग्जाम होंगे सर. हाँ, दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो जो आपका जो एग्ज़ाम्स होंगे ना वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो इसलिए जो जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स करवा रहा हूँ, इसको आप अगर सीक्वेंशियली याद करेंगे तो लर्न करने में दिक्कत नहीं होगी। समझ के रट्टा लगाएंगे तो प्रॉब्लम है, रट्टा मत लगाना इसका, आप स्टेप बाय स्टेप समझ के चलना। सबसे पहले ये कि जो दांतों की हार्ड आउटर कवरिंग होती है उसको इनेमल बोलते हैं। दूसरा क्या, जो इनेमल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कितना हार्ड? बोन से भी ज़्यादा हार्ड। उसके बाद जो पार्ट ऑफ द टूथ होता है जो कि इनेमल से नीचे होता है, उसको हम बोल देते हैं डेंटाइन। डेंटाइन जो है वो बोन के जैसा ही होता है। डेंटाइन के अंदर पल्प होता है, और उसके अंदर पल्प कैविटी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। अब अगर छोटी छोटी कैविटीज़ और होल्स अगर उसके अंदर बन जाएं, और बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, तो उसी चीज़ को हम बोल देते हैं डेंटल केयरीज। समझ रहे हैं? और अगर इम्प्रॉपर डेंटल केयर करी जाए, दांतों को रेगुलरली साफ ना करा जाए, थॉरोली क्लीन ना करा जाए, तो क्या होता है, एक टाइम के बाद में एक स्टिकी येलोइश लेयर, एक फिल्म डिपॉजिट हो जाती है दांतों के ऊपर, और वही फाइनली बनाती है डेंटल प्लाक। और डेंटल प्लाक से भी हमारे दांत जो है वो सड़ना और टूटना शुरू हो जाते हैं। सभी को क्लियर है इतना? ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? बस एक Yes, Yes, मिनट sir. sir. वेट करिए, फिर आगे मैं अभी रेस्पिरेशन वाला, अगला जो लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, वो स्टार्ट करते हैं। बस एक मिनट में आ रहा हूँ मैं, पानी पीकर, एक मिनट वेट करें।
50% तो पता चल गया होगा ना, नहीं पता चला? नहीं वो तो मान लिया, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम है वो बोर्ड के एग्जाम आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। नहीं पता अभी किसी ने भी नहीं बताया? अरे ये तो न्यूज़ चैनल्स वगैरह में सब जगह दिखा रहे हैं भाई, सब बच्चों को पता है ना कि नया एग्जाम पॉलिसी क्या आई है। यस सर। यस सर। हाँ तो 50% सिलेबस आपका आएगा नवंबर में। एक तो बोर्ड एग्जाम आपका नवंबर में हो रहा है, ये जो नवंबर में है इसमें बोर्ड एग्जाम होगा। तो आप ये समझ लीजिए आज जैसे 7 जुलाई है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने हैं आपके पास 50% सिलेबस पूरा करने के लिए। तो आराम से करिए 50% 4 महीने में बड़े आराम से हो जाता है। बच्चे 2-2 3-3 महीने में पूरा पूरा सिलेबस भी कर लेते हैं। आपको 4 महीने में 50% सिलेबस करना है बस। नवंबर में जो आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे उसके बाद आप देखिए दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने तब बचेंगे। अप्रैल में आपके होंगे सेकंड टर्म एग्जाम। सेकंड टर्म एग्जाम तक अगर कोरोना की जो भी सिचुएशन चल रही है करंट, अगर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है तो वो एग्जाम्स जो हैं वो वाले एग्जाम आपके फुल लेंथ क्वेश्चन भी आएंगे उसमें, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स होगा वो वाला। अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है, लेकिन अगर कोरोना की कोई फोर्थ वेव भी आती है, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड है कि सितंबर में थर्ड वेव आएगी, और अगर हम लोग तमीज़ से रहे तो शायद वो नवंबर तक ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आजकल अगर आप घर से बाहर निकल के देखेंगे ना तो बदतमीज़ी फिर से बढ़ती जा रही है लोगों की। फिर से आप लोगों को वही दिखाई देगा कि जैसे गले में मास्क पहन लेते हैं, वो गले में पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। नाक को और मुंह को नहीं बचाना है, गले को बचाना है, क्योंकि यहीं से वायरस एंटर करेगा। ऐसे बेवकूफ़ लोग घूमते हैं सड़क पर। तो अगर इस तरीके के लोग घूमते रहे और ऐसे ही चलता रहा तो थर्ड वेव सितंबर की बजाय अगस्त में भी आ सकती है। तो उस चीज़ को पहले से प्रेडिक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। आप लोगों के बेनिफिट में ही है। 50% अब करना पड़ेगा, 50% तब करना पड़ेगा, है ना। तो 2 पार्ट्स में हो जाएगा डिवाइड। मेरी जी गुड आफ्टरनून। तो रेस्पिरेशन वाला फिर नेक्स्ट क्लास में करता हूँ बेटा स्टार्ट। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओके, गुड आफ्टरनून।